गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम लोग जो है वो अम्ल, क्षार और जो लवण पढ़ रहे थे, है ना, अम्ल, भस्म और लवण। उसी में हम लोग अम्ल और भस्म के गुण के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, जिसमें कि हम लोगों ने तीन गुण को डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरू करते हैं चौथा गुण से। ठीक है, चौथा जो गुण है वह कहता है कि अम्ल तथा भस्म के साथ जो धातु होते हैं उनकी अभिक्रिया है। ठीक है, धातुओं की अभिक्रिया है। क्या है टॉपिक आपका? जो टॉपिक है वो यह है कि अम्ल, ठीक है, इसमें क्या है कि एक श्रेणी होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, है ना, जिसमें कि आपको बीच में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कुछ ऊपर में तत्व होते हैं, कुछ नीचे में तत्व होते हैं। ठीक है, तो जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर में होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर वो बढ़ेगा ना, हाइड्रोजन से ऊपर की ओर, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, और जैसे जैसे वो हाइड्रोजन के नीचे की ओर बढ़ेगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। और जो सबसे नीचे वाला होता है वो बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं होता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार के अम्ल के साथ या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया, भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो क्रियाशीलता श्रेणी है, हाइड्रोजन के ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा। जैसे सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो है आपका पोटेशियम, है ना। कौन है? पोटेशियम। और जो सबसे कम होता है वो है आपका सोना। ठीक है, सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, जो रेयर मटेरियल के रूप में होता है वो कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जो धातु होते हैं। तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वही धातुएं ज्यादातर आपको जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात कर ले अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो भी ऊपर आते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, है ना, टीन हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, सॉरी तांबा नहीं, ये क्या उसका नाम है, लेड है, यानी कि सीसा। ठीक है, ये सब आपका अधिक क्रियाशील अधिक श्रेणी में आती है धातु में। अगर कम की बात करें तो तांबा हो गया, आपका पारा हो गया, चांदी हो गया, सोना होगा, प्लेटिनियम, ये सब जो है आपको कम क्रियाशील श्रेणी में होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे जो धातुएं हैं जो कि क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है, उनको देखते हैं कि वो क्या हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते। जैसे अगर बात करें हम लोग, एक जेड है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जिंक है, जिंक को अगर हाइड्रो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या बनना चाहिए? यहाँ से बनना चाहिए जिंक सल्फाइड। क्या बनना चाहिए? जिंक सल्फाइड बनना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ पे जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील श्रेणी में आता है, और वो जब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये आपको बनाता है जिंक सल्फाइड। साथ ही साथ कोई भी धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये उनके प्रॉपर्टीज में, ये उनके गुण में होता है कि वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो रहा है। दूसरा अगर देखा जाए, सपोज दैट इसमें कि Fe है, Fe मतलब कि लोहा, है ना, आयरन का हो गया। Fe को अगर हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया करा दें, किसके साथ? HCl के, तो ये आपको क्या बनाना है, बनाएगा आपको यहाँ पे बनेगा FeCl2, यानी कि फेरिक क्लोराइड, है ना, फेरिक क्लोराइड बनेगा। और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस क्या होंगे? मुक्त होंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होंगे। तो ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से। और हाँ, जब अगर भस्म की बात करें तो धातुएं खासतौर से भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना, वहां पे आपको वो अभिक्रिया नहीं करेगी। इसका रीजन ये है कि उसमें ऑलरेडी पहले से ही कोई धातु वहां पे मौजूद होता है ना। भस्म में भस्म जो होता है वो धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, इस कारण से वो आपको अभिक्रिया धातुओं के साथ नहीं करती है। अच्छा, ये हो गया आपका चौथा नंबर गुण, जिसमें कि धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हुई लिखी गई। नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर में कि जो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं
उनकी जब अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है ना, यानी कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल से ही जल्दी समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हम लोग अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो वहां से एज अ प्रोडक्ट के रूप में आपको ये धातु के जो भी ये होंगे ना कार्बोनेट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लवण प्राप्त होंगे, ठीक है। जो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होंगे तो वहां से अभिक्रिया होने के बाद आपको सॉल्ट यानी कि लवण प्राप्त होगा। उसके साथ साथ लवण के साथ साथ आपको जल, और जल के साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा, ठीक है। जब फॉर द एग्जाम्पल अगर देखते हैं सपोज दैट जैसे कि ZnCO3 जो कि ये एक प्रकार का धातु का कार्बोनेट हो गया, जिसे कि हम लोग जिंक कार्बोनेट कहते हैं, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड मिला है। जिंक सल्फाइड क्या है, एक प्रकार का ये सॉल्ट ही होता है। क्या होता है, सॉल्ट यानी कि लवण होता है, ठीक है ना। यहाँ भी ये लवण ही है, यहाँ भी एक लवण ही है, तो ये सॉल्ट हो गया, ये आपका वाटर हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस के फॉर्म में, गैस के रूप में आपको अभिक्रिया के पश्चात ये बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया कार्बोनेट। एक आपको बाइकार्बोनेट का दिखाते हैं, जैसे कि NaHCO3 प्लस, ठीक है ना। NaOH क्या है, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्स ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम लोग, है ना, HCl के साथ, तो क्या होगा भाई, यहाँ से आपको बनेगा NaCl जो कि एक नमक हो गया, साथ ही साथ H2O, और साथ ही साथ CO2 बनेगा, है ना। क्या बनेगा, HCl, ये क्या है, NaCl क्या है आपका सॉल्ट है ना। NaCl क्या है, सॉल्ट वाटर, और साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से मुक्त होंगे। तो एक आपका जो हो गया ये कार्बोनेट का, और दूसरा जो है वो बाइकार्बोनेट का उदाहरण है आपका, ठीक है ना। एक किसका है, ये आपका हो गया कार्बोनेट वाला जिसमें कि CO3 हो गया, दूसरा में बाइकार्बोनेट जहाँ पे HCO3 हो गया, ठीक है। HCO3 होता है वो बाइकार्बोनेट होता है, और CO3 जो होता है वो आपका कार्बोनेट होता है। तो ये आपका दो उदाहरण जहाँ से कि एक कार्बोनेट एक बाइकार्बोनेट का हो गया, ओके। तो कोई भी जब धातु के जो कार्बोनेट होंगे या बाइकार्बोनेट होंगे, जब वो किसी भी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो बेसिकली फंडामेंटल है कि वो अम्ल बनाएंगे, अम्ल के सॉरी अम्ल बोल रहा लवण बनाएंगे, लवण के साथ साथ वो जल, और जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही मुक्त करेंगे। तो ये आपका 5वां नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग छठा नंबर पे। जो छठा नंबर है वो है कि अम्ल भस्म की अभिक्रिया, है ना, किसकी है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया, अम्ल भस्म की अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, कोई भी अम्ल जो होता है किसी भी भस्म के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया देगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई भी अम्ल किसी भी भस्म के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और लवण के साथ वाटर का निर्माण करते हैं, यानी कि पानी का निर्माण करते हैं, जल के अणु बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे बस यही है कि जो अम्ल है किसी भी भस्म के साथ अभिक्रिया कर ले, चाहे कोई भी अम्ल हो, कोई भी भस्म हो, किसी के साथ भी जब अभिक्रिया करेंगे तो बस एक ही है कि वो सॉल्ट बनाएंगे, और सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाएंगे, तो आपका ये जल बनाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर देख ले जैसे कि HCl एक अम्ल हो गया, HCl क्या हो गया, अम्ल, और NaOH क्या हो गया, आपका भस्म हो गया। तो HCl और NaOH जब भी आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से तो एक तो NaCl जो कि सॉल्ट बनेगा, और दूसरा आपका H2O बनेगा जो कि जल है। तो ये हो गया सॉल्ट आपका, और ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। तो ये बेसिकली कोई भी आप जो अभिक्रिया होंगी वो ऐसे ही होंगे जिसमें कि आपको अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा हमेशा यही बनेगा कि एक तो सॉल्ट होगा और दूसरा क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठा नंबर। अगर इसका 7वें नंबर के गुण की बात करें तो 7वें नंबर में जो गुण है वो धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ। अब धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, धातु के ऑक्साइड, ठीक है, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। देखिए, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो भस्मिक होते हैं, यानी कि भस्म होते हैं, ठीक है।
तो आपको जस्ट इसके पीछे वाला जो छठा नंबर गुण है कि अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट और उसके साथ में नमक बनाएगा। तो उसी प्रकार है कि अगर धातु के जो ऑक्साइड है, चूंकि ये भास्मिक है, तो भस्म जब किसी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनेंगे, और सॉल्ट के साथ साथ आपको ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर CuO की बात करें, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड भास्मिक हो गया। कॉपर ऑक्साइड के जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे किसी भी अम्ल के साथ, तो यहाँ पे एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, ठीक है। अगर इसके साथ अभिक्रिया कराए हैं कॉपर ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट बनाएगा, और साथ ही साथ आपको H2O गैस जो है, सॉरी H2O जल का जो मॉलिक्यूल से वो आपको मुक्त करेगा। और ये जो CuSO4 है, ये एक क्या है, तो सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि ये जो है आपका भास्मिक हो गया, ये भस्म हो गया एक प्रकार का, और ये अम्ल हो गया। तो भस्म जब किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो रीजन वही उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। 8वां नंबर में जो आपका गुण है, 8वें नंबर में कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना, अधातु के ऑक्साइड के साथ भस्म की अभिक्रिया। अधातु के जो ऑक्साइड, जिस प्रकार से आपके धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, उसी प्रकार से अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जब किसी भी आप धातु के ऑक्साइड के साथ अधातु के ऑक्साइड के साथ किसी भी भस्म की अभिक्रिया जब कराएंगे, रीजन सेम वही रहेगा, प्रोडक्ट सेम वही रहेगा, सॉल्ट और वाटर। क्या रहेगा, सोल्ट ऑफ वाटर। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कोई भी एक ले लेते हैं अधातु के ऑक्साइड, तो CO2, चूंकि ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बन दूसरा ऑक्साइड, ये धातु के क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग ये CaOH का होल ट्वाइस से करा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये क्या है, भस्म है, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा CaCO3, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का लवण हो गया, और दूसरा यहाँ से क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक भस्म, चूंकि ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया, ये भस्म हो गया, दोनों के साथ अभिक्रिया हुआ, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, जिसमें कि सॉल्ट और वाटर आपको प्राप्त होंगे। तो ये आपके 8वें नंबर गुण थे, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका वो टॉपिक है कि किसी भी अम्ल या जो भस्म है, क्या वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्ल तथा भस्म की जल के साथ अभिक्रिया या जल से अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या है, अम्ल या भस्म की जल से अभिक्रिया, ठीक है। कोई भी अम्ल हो, कोई भी भस्म हो, क्या वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, जो अम्ल होते हैं वो अम्ल में घुलने पर आपको ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अम्ल जब जल में घुलेगा ऊष्मा देगा। ऊष्मा देने का मतलब कि उसमें अभिक्रिया हुआ है, उसमें क्या हुआ है, अभिक्रिया हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल जो होते हैं वो जल के साथ तो अभिक्रिया करते हैं, है ना। जैसे अगर बात करें HCl, है ना, HCl, देखिए जो आपका अम्ल है वो जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल आयनित होते हैं, और आयनित होकर के आपको टूटते हैं, जिसकी वजह से वहां पे अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है या ऊष्मा निकलता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक अम्ल का जल के साथ जब अभिक्रिया कराया तो ये आपको क्या बनाया, हाइड्रोनियम ऑक्साइड आयन बनाया, ठीक है ना, हाइड्रोनियम ऑक्साइड आयन बनाया H3O+, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोराइड का आयन, क्लोरीन आयन बनाया है। तो ये आपको जल में जाकर के आयनित होकर के ब्रेक हुआ, टूटा, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट भी निकला है, ठीक है। तो कई सारे जो अम्ल की अभिक्रिया जब जल के साथ कराएंगे, बेसिकली फॉर्म वही रहेगा कि एक तो आप ये टूटेगा, आयन के रूप में बन जाएगा, किस रूप में, आयन के रूप में होगा, और वहां से अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा।
एक नोट है, मतलब सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें। दो अम्ल है आपके, एक तो आपका HNO3 जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3, और दूसरा आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों जो होता है HNO3 और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जब इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये अत्यधिक मात्रा में आपको एनर्जी यानी कि हीट देता है, बहुत अधिक मात्रा में हीट देता है टूटने के बाद, ये आयनित होकर के। इस और तो और जो आपको जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एसिड होता है, इसमें अगर कहीं जल डाल देंगे ना तो ये काफी ज्यादा विस्फोट भी करता है, ठीक है। क्या करता है? विस्फोट करता है। इसकी वजह से हम लोग जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें जो डायरेक्ट जल को है ना नहीं डालते हैं, इसके सांद्रण वाले में थोड़ा सा हल्का सा जल थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है, एकाएक जल डाला नहीं जाता है, क्योंकि ये विस्फोट करता है और इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ये आपको सावधानी रखनी है कि जो शांत H2SO4 है, यानी कि जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें जल नहीं डालने हैं, ठीक है ना। कभी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये काफी ज्यादा विस्फोट करेगा, हो सकता है अम्ल उड़े और आपके ऊपर पड़ जाए तो आप जल भी सकते हैं, इस वजह से ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको नोट है कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है काफी ज्यादा ये पावरफुल एसिड है, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मिला देते हैं ना, नाइट्रिक अम्ल और आपको H2SO4, जो सोना आपको H2SO4 में भी निकलता है। आपको एक नोट बता दें कि जो आपका जो सोना होता है H2SO4, जो कि H2SO4 सबसे पावरफुल एसिड होता है जिसमें हर प्रकार के धातु को गलाने की क्षमता होती है, लेकिन सोना इसमें नहीं गलता। लेकिन अगर उसी में हम लोग नाइट्रिक अम्ल और अब ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, दोनों को अगर मिश्रण कर दे, ठीक है, एक अनुपात में होता है, तो मिश्रण कर दे जिसे कि एक्वारेजिया कहते हैं, तो एक्वारेजिया में सोना आसानी से गल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का मिश्रण काफी घातक होता है। यही रीजन है कि इस मिश्रण में या फिर यूं कहें कि इसके पार्ट वाइज में हम लोग जल का वो विलयन है वो नहीं बना पाते, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपका नोट हो गया। अब जो यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका कि अम्ल तथा भस्म की शक्तियां, यानी कि पावर के बारे में। अम्ल तथा भस्म की शक्तियां, कौन ज्यादा प्रबल है, कौन ज्यादा दुर्बल है, यानी कि प्रबल और भस्म दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे, ठीक है ना। प्रबल और दुर्बल, ठीक है। यहाँ पे दो ही टॉपिक आएंगे, एक तो प्रबल के बारे में आएंगे और दूसरा आएंगे प्रबल और दुर्बल, ठीक है। दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे? देखिए, कोई भी अम्ल जब जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, है ना, आयनित होकर के उसमें कोई भी मटेरियल ना बचे, कोई भी अम्ल जब वो जल में घुलता है और वो पूर्णतः आयनित होता है, तो उस अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और अगर कोई भी अम्ल जल में घुले और जल में घुल करके वो आंशिक रूप से आयनित हो, पूर्णतः नहीं बल्कि आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा बहुत आयनित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। उसी प्रकार से अगर भस्म की बात कर ले तो उसी प्रकार से भस्म में भी होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल में कई सारे हैं, जैसे H2SO4 आपका ये प्रबल अम्ल है, जल में पूरी तरह से घुल जाएगा। HCl आपका प्रबल अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जिससे कि ये आपका क्या है? प्रबल अम्ल के श्रेणी में आते हैं। ये सब जल में घुलेंगे और अत्यधिक मात्रा में आपको आयनित होंगे और ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्णतः आयनित हो जाएंगे और ये आसानी से क्या हो जाएंगे कि टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें दुर्बल अम्ल की, कौन सी अम्ल की? दुर्बल अम्ल की, जिसमें आपको कार्बोनिक अम्ल भी आएंगे, जिसे कि H2CO3, H2CO3 ये आपका कार्बोनिक अम्ल हो गया। C2H5COOH, ठीक है, ये आपका अम्ल हो गया। ये आपका क्या है? कार्बन बेस्ड अम्ल है, ठीक है ना। ये होंगे। और आपका ये बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल H3BO3, ठीक है, बोरिक अम्ल। तो ये सब जो अम्ल है आपका क्या है? जल में घुल करके या जल में विलय होकर के आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो जो आंशिक रूप से आयनित होगा वो दुर्बल अम्ल होगा और जो पूर्णतः आयनित होगा वो क्या होगा? आपका प्रबल अम्ल होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या हो गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसमें दूसरा टॉपिक जो होता है वो है कि सांद्र और तनु अम्ल किसे कहेंगे। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड और तनु का मतलब इंग्लिश में डाइल्यूट कहते हैं। सांद्र का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब क्या होता है। सांद्र का मतलब होता है कि वैसा अम्ल जिसमें कि एक भी जल के कण ना हो, है ना, जल के कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी कण होता है जिस अम्ल में नहीं होगा, उस अम्ल को हम लोग बोलते हैं सांद्र, कंसंट्रेटेड, एकदम शुद्ध अम्ल आपका होता है। और दूसरा जो होता है आपका तनु अम्ल। तो तनु अम्ल में क्या होता है कि आपके जो अम्ल होते हैं उस अम्ल में पानी की यानी कि जल के कुछ कण मिला दिए जाते हैं, यानी कि उनके पावर को, उनके स्ट्रेंथ को जल मिला करके कम किया जाता है। तो वैसे अम्ल को हम लोग तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कई जगहों पे आपने जैसे सिरका का नाम सुना होगा, तो सिरका क्या है आपका, वो तनु अम्ल होता है जिसमें कि जल होता है और उसमें जो अम्ल होते हैं वो लगभग आपको 8 से 7% या 7-8% के आसपास होते हैं। उसी प्रकार शरीर के अंदर जो आपका HCl होता है वो HCl पूरा पावरफुल नहीं होता, उसमें भी आपको लगभग 5% के आसपास ही HCl होता है, तो वो आपका हो गया तनु अम्ल हो गया। और सांद्र का मतलब जो 100% आपका अम्ल होता है वो आपका सांद्र अम्ल कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसी में ये यहाँ पे एक अम्ल की बात होगी, अब भस्म की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रबल भस्म और प्रबल भस्म, ध्रुवल भस्म के बारे में, ठीक, ध्रुवल भस्म, ठीक है ना। अब देखिए जिस प्रकार से आपका अम्ल होता है, जिसमें कि अम्ल जो होता है जल में जाकर के पूर्णतः आयनित होता है, आयनित होकर के वो H+ आयन देता है ना, H+ आयन देता है। उसी प्रकार से आपका जो भस्म होता है, भस्म जल में जाता है और जल में जाकर के आयनित होता है, जल में मिलकर के आयनित होता है। जिस प्रकार से अम्ल होता है उसी प्रकार से भस्म होता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी भस्म जल में पूर्णतः आयनित हो और पूर्णतः आयनित होकर के OH- आयन दे, क्या दे, OH-, पूर्णतः आयनित हो जाए OH- आयन दे, वो आपका होगा प्रबल भस्म। और जो आपको आंशिक रूप से आयनित होता है यानी हल्की मात्रा में आयनित होता है और OH- आयन देता है, वो आपका क्या होगा, तो ध्रुवल भस्म होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें कि भाई जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है कौन होता है, तो NaOH ये सबसे आपको स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और अगर बात करें कि ध्रुवल भस्म कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये ध्रुवल होता है, ठीक है ना। CaOH का होल ट्वाइस ये हो गया ध्रुवल आपका। MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस ये आपका क्या हो गया, ये सब आपका ध्रुवल भस्म हो गया और ये आपका क्या है, प्रबल भस्म हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पे इसको सांद्रण कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक आपका है कि pH, ठीक है, किसी भी अम्ल या भस्म का जो पावर मापा जाता है वो pH से माना जाता है, जिससे कि हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो pH तथा जो हाइड्रोजन आयन है इसका सांद्रण के बारे में, ठीक है ना, pH तथा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। किसी भी अम्ल का या किसी भी क्षार का जो पावर मापा जाता है या निकाला जाता है, पावर मापा जाता है या फिर पावर निकाला जाता है, वो आपका किसी pH स्केल से निकाला जाता है। pH पता करने के लिए एक पट्टी भी होती है, रंगीन पट्टी होती है जिसमें कई सारे कलर होते हैं, उसके साथ कलर के साथ उस पर कोडिंग लिखा होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोडिंग लिखा होता है। आप अगर किसी अम्ल है, भस्म है या कोई ऐसा चीज है जो उदासीन है, उसमें अगर डालें और उसके कलर के हिसाब से वो पट्टी आती है ना, तो उसमें जो pH मान लिखा होगा समझिए उसका pH मान उस द्रव का, उस लिक्विड का या उस पदार्थ का उतना ही होगा। जैसे अगर पानी, ठीक है, बात करें पानी, तो पानी का कोई pH मान नहीं होता, पानी का 7 pH मान, जबकि उदासीन 7 है ना, 7 जो होता है वो उदासीन होता है,
ठीक है। अगर आप पानी में, शुद्ध पानी में आप उस पीएच वाले पट्टी को डालेंगे तो आपको जो 7 नंबर पे जो कलर होगा वो कलर देगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये 7 है, और 7 क्या है, उदासीन है, तो पानी क्या हो गया, उदासीन हो गया। उसी प्रकार से अगर कोई और कलर आता है जो उसमें आपको दिया हुआ है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि उस पदार्थ का क्या पीएच है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जो पीएच है वो कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का, ठीक है ना। पीएच बराबर आपका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन, है ना, माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। और एच प्लस क्या है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मोलरिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आपसे पूछ दे कि जल का पीएच निकाल के बताइए, जल का पीएच निकालना है, तो आपको पता है कि जल का कितना होता है, 7, उदासीन है, ठीक है, जल का क्या है, 7 यानी कि उदासीन है, ठीक है। इसको हम लोग और भी तोड़ सकते हैं, इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉग 1 बाई एच प्लस, है ना, माइनस को खत्म करके, माइनस को क्या करके खत्म करके इसको लॉग 1/h प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जल होता है इसका होता है 1 गुना 1 इंटू 10 के पावर -7, 1 इंटू 10 के पावर -7 होता है। यही 7 जो है आपका पीएच होगा, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, माइनस लॉग 10 के पावर -7, ठीक है। 10 का होता है 1, 10 का लॉग कितना होता है 1, तो -1 इंटू -7 इज इक्वल टू 7, जो आपका क्या हो गया, ये जल का पीएच हो गया, ठीक है। आपको log 10 का जो मान होता है वह 1 के इक्वल होता है, इसलिए आपको यहाँ पे log 10 क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, माइनस है तो माइनस रह गया, और ऊपर में -7 है तो -7 से मल्टीपल हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार से किसी भी अम्ल का आप पीएच निकाल सकते हैं, किसी भी किसी भी जो अम्ल है, भस्म है, उसका पीएच निकाल सकते हैं। तो ये आपको पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका अम्ल तथा भस्म की शक्तियां हो गई, कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको डेली लाइफ में कई प्रकार के पीएच का सामना करना पड़ता है, या कई प्रकार के पीएच को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कई जगह पे यूज करते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में उसको शुरू किया जाएगा, ठीक है, जो कि दैनिक जीवन में आपको पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जाते जाते बस वही कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, है ना, वीडियो पे व्यूज तो जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब ये कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सब्सक्राइब करने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है ना, एक क्या कह सकते हैं उसको कि सेकंड ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि 1/9, है ना, 1/9 सेकंड के आसपास आपको जो बटन सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने में लगेगा। तो प्लीज आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।